जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे कहाँ होती है, गले में स्थित होती है, तो इसलिए इसको हम नेक ग्लैंड भी कहते हैं, या इसको हम थायरॉक्सिन सिक्रेटिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, सिक्रेट होता है। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, अगले वीडियो में बताया गया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है एक प्रकार की क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, यानी ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगर हम एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की बात करें तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड है। सिचुएटेड एट द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द जॉइंट ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, यानी कि जो लैरिंग्स और ट्रेकिया का जो जॉइंट होता है उसके वेंट्रो, ठीक है, वेंट्रो मतलब वेंट्रल साइड यानी अग्रभाग, और लेटरल यानी कि पार्श्व, तो आगे और बगल बगल में ये ग्लैंड उपस्थित होती है। कहाँ पे, ट्रेकिया और लैरिंग्स के ज्वाइंट पर। इसे यहाँ पर देखिए क्या है, लैरिंग्स है, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्यूब जिसे ट्रेकिया कहते हैं, तो ये इसका ज्वाइंट हो गया। और इसके लेटरल साइड पर क्या है, थायराइड ग्लैंड उपस्थित है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड उपस्थित होती है। इट इज बाइलोब्ड, ये कितने लोब की होती है, कितने पाली की बनी होती है, 2 पाली की बनी होती है, द्विपालित संरचना है। इट इज बाइलोब एंड एच शेप्ड, और इसका अगर हम आकार देखें तो इसका जो आकार होता है वो कैपिटल एच आकार का होता है। इसके अलावा बोथ लोब आर कनेक्टेड बाई नॉन ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी कि दोनों लोब जो होता है, एक नॉन ग्लैंडुलर ग्रंथि में ऊतक से जुड़ा होता है, नॉन ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, इस्थमस के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या है, इस्थमस है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो नॉन ग्लैंडुलर होता है, इसी से जो ये लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, ये जुड़े होते हैं। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इट इज एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है, एंडोडर्मल, ठीक है, यानी कि अंतःजनन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। एम्ब्रियो के एंडोडर्म से थायराइड ग्लैंड की उत्पत्ति हुई है। ईच लोब इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, प्रत्येक लोब किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देयर आर प्रेजेंट मैनी फॉलिकल्स मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल, कहने का मतलब है कि प्रत्येक लोब के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स का मतलब हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो इसको पुटिका कह सकते हैं। तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, और ये फॉलिकल्स किसके बने होते हैं, ग्लैंडुलर सेल के बने होते हैं, ठीक है, ग्रंथिमय कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ग्रंथिमय कोशिका के बने होते हैं। फॉलिकल्स आर स्केटर्ड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू द स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं स्केटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए होते हैं, और किसके अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, स्ट्रोमा के लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ फॉलिकल्स, और जो फॉलिकल्स की भित्तियां होती हैं, वाल होती हैं, उस भित्तियों के अंदर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल्स उपस्थित होते हैं। किस तरह की सेल्स, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथिमय कोशिका उपस्थित होती है। आयन आयोडाइज्ड क्यूबॉइडल सबस्टेंस थायरोग्लोब्यूलिन, आयोडाइज्ड कोलॉइडल सबस्टेंस उपस्थित होता है इन कोशिकाओं के अंदर, जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ होता है, फॉलिकल, जो फॉलिकल्स की वाल होती है उसके अंदर थायरोग्लोब्यूलिन उपस्थित होता है। इन फील्ड इन द कैविटी ऑफ दीज फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स के कैविटी में क्या होता है, भरा होता है, वाल से एसोसिएटेड है, जुड़ा है, वाल से जुड़ा होता है। थायरोग्लोबिन इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर,
यानी कि ये थायरोग्लोबिन है, ये जो पार्ट है ये किस नेचर का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, किस नेचर का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है थायराइड ग्लैंड के लोब का। ये क्या है, स्ट्रोमा है, बहुत सारे सेल्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनके बीच बीच में कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल के बीच बीच में सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, फॉलिक्यूल फिल्ड विथ कोलॉइड, यानी कि फॉलिक्यूल के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, कोलॉइड पाए जा रहे हैं। इंटर लोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, और दोनों के बीच में जो है इंटर लोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं। और बीच बीच में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके माध्यम से ब्लड की सप्लाई होती रहती है ग्लैंड के अंदर। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए फॉलिकुलर वाल है, किसका बना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। आइए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। थायराइड इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी व्हिच स्टोर इट्स हार्मोन्स इन इनएक्टिव स्टेट। कहने का मतलब यह है कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपने हार्मोन्स को स्टोर करके नहीं रखती हैं। जब हमारे बॉडी को हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन्स को संश्लेषित करती हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है। किस स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर केवल स्टोर होते हैं। बाकी इस तरह की कोई ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर करके रखती हो। इसके अलावा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं उनके बीच बीच में छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं, सेल सेक्रेट कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, जिसको टीसीटी के नाम से जानते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कौन स्रावित करता है, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। इसी हार्मोन्स की वजह से जो हमारे बोन होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि कैल्सिटोनिन से क्या होता है, कैल्शियम आयन की जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में मेंटेन होती है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, अब हम बात करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वहां से हार्मोन्स किस प्रकार से, कौन कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो दो प्रकार के हार्मोन्स हैं, एक T3 है, एक T4 है। ठीक है, T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ये कितना परसेंट होता है, 20% होता है। यानी 100% जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उसमें 20% किस प्रकार का हार्मोन्स होता है, T3, जिसे हम ट्राई आयोडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है, T4, जिसे हम टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी कहते हैं। टेट्रा आयोडो थायरोनिन या इसी को हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ये कितना परसेंट होता है, ये 80% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% का 80% होता है। तो ये लाइन आपको जो है याद रखना है T3 और T4 के बारे में। इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ T4 इज मोर देन T3। और आपको यहां से पता ही लग गया होगा कि जो T3 है उसकी अपेक्षा T4 का जो सेक्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, बट मोर इफेक्टिव। अगर हम प्रभाव की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है, मोर इफेक्टिव T3 देन T4 हार्मोन्स, यानी कि जो T3 हार्मोन्स है वो T4 हार्मोन्स की अपेक्षा काफी ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। T4 चेंज इनटू T3, ठीक है, T4 चेंज इनटू T3 रीचिंग इन द टिश्यूज, यानी कि जब ये जो T4 हार्मोन्स है ये जब ऊतक तक पहुंचता है, ऊतक के संपर्क तक पहुंचता है, तो ये T4 जो हार्मोन्स है ये T3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और T3 ही क्या करता है, वहां पे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा थायरॉक्सिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ थायरोसिन टायरोसिन अमीनो एसिड,
यानी कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो किसका व्युत्पन्न है, किसका डेरिवेटिव है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये टायरोसिन नामक अमीनो एसिड का क्या है, डेरिवेटिव्स है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन, थायराइड ग्लैंड को क्या आवश्यक है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितना, 120 माइक्रोग्राम एवरी डे, प्रत्येक दिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन इसका क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे बॉडी में जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है। अब ग्रोथ कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ग्रोथ। एक तो फिजिकल ग्रोथ होगा, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या आता है, जैसे स्केलेटन का फॉर्मेशन, मस्कुलर का डेवलपमेंट, मसल्स पेशियों का डेवलपमेंट, और विसरल ऑर्गन्स के अंदर की जो संरचनाएं होती हैं वो डेवलप करती हैं। तो ये फिजिकल में आता है। दूसरा क्या है, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि हमारे बॉडी में जो लैंगिक अंग होते हैं उनका वृद्धि विकास होता है। और तीसरा क्या है, मेंटल ग्रोथ। ठीक है, यानी आपके ब्रेन का जो है CNS का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, तो BMR को मेंटेन करता है। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की क्रिया को, अपचय उपचय यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं को भी ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है। इसके बाद में स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, इसका मतलब क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ये हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को भी क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। इसके अलावा क्या है, रेगुलेट्स EMC। ठीक है, ये जो है फीमेल्स में एडल्ट हो जाने पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMC के नाम से जानते हैं, 28 डेज का जो है ये पीरियडिक होता है, जिसको हम हिंदी में आवर्त चक्र कहते हैं। तो आवर्त चक्र के जो अलग अलग घटनाएं होती हैं 28 दिनों में, वो घटना का नियंत्रण जो है ये हार्मोन्स करता है। तो इसीलिए लिखा गया है रेगुलेट्स EMC। EMC को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि इस ग्रंथ से संबंधित जो विकार हैं वो क्या क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें एक लिखा गया है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें ग्वाइटर यानी घेघा नामक रोग हो जाता है। सिंपल या कोलॉइड ग्वाइटर, इसमें क्या होता है, सिंपल या इसको हम कहते हैं कोलॉइड ग्वाइटर कहते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में घेघा नामक रोग कहते हैं। अच्छा, ये रोग जो है मुख्यतः किसमें होता है, एविडेंटली माउंटेन एरिया में रहने वाले जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, माउंटेन एरिया में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये रोग जो है काफी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और रोग है क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रिएटिनिज्म ये क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग बेबी, यानी कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होता है, तो उस गर्भ में डेवलप कर रहे, ग्रोथ कर रहे जो बच्चा है उसका जो बॉडी है वो डिफेक्टिव हो जाता है और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब ये जो न्यू बेबी होगा इसका जब बर्थ होगा तो क्या क्या कंडीशन होंगी,
तो ये मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि जो मानसिक स्थिति होगी वो सही नहीं होगी। इसके अलावा लो इंटेलिजेंस, ठीक है, और उसमें सोचने विचारने की जो क्षमता है, तर्क की क्षमता है, वो भी क्या होगी, कम होगी। और एबनॉर्मल स्किन, और उसका जो त्वचा होगा वो असामान्य होगा, एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये क्रिएटिनिज्म कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है, ये जितने भी हमारे बॉडी आर्गन्स होते हैं वहां पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे देखिए फिजिकल में क्या होगा, तो फिजिकल में स्केलेटल पर प्रभाव पड़ेगा, मसल्स पर प्रभाव पड़ेगा और विसरल आर्गन पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। स्केलेटल में क्या हो जाएगा कि ड्वार्फनेस यानी कि बौनापन, यानी कि आपकी जो बोन है उसमें इलांगेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो शरीर में क्या हो जाएगा, ड्वार्फनेस, यानी कि ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना, यानी बौनापन उत्पन्न होगा, ठीक है। मसल्स में वीक मसल्स, पेशियां आपकी क्या होंगी, कमजोर होंगी। और विसरल में अगर हम बात करें कि तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इडियोसिया एम्बिसेलिटी, एम्बिसेलिटी कंडीशन हो सकता है। एम्बिसेलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कि व्यक्ति को देखने पर जैसे पागल जैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उसकी जो हाव भाव होंगे वो पागलों जैसे होते हैं, तो ये कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर हम सेक्सुअल आर्गन्स की बात करें तो वहां पे क्या हो सकता है, इनफेंटाइल या इनफर्टिलिटी हो सकता है। और इनफेंटाइल सेक्स आर्गन यानी कि जो सेक्स आर्गन होंगे जैसे टेस्टिस और ओवरी, पेनिस वगैरह, इनका डेवलपमेंट जो है सही से नहीं हो पाता है, तो ये जो है रिप्रोडक्शन करने में असक्षम होते हैं। और नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर अपेयर, मतलब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो अपेयर नहीं होते हैं, ठीक है। जिसे हम मेल की अगर हम बात करें सेक्स कैरेक्टर की, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की, तो क्या होता है कि इसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, इसके अलावा आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाना, विकास हो जाना, ये सब सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो आवाज का पतला हो जाना, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का ग्रोथ कर जाना, और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। तो अगर वो बच्चा जो है क्रिएटिनिज्म कंडीशन से प्रभावी है तो उसमें ये सब कंडीशन अपेयर नहीं होते हैं, तो ये सब कंडीशन उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर हम हाइपर थायरोडिज्म की बात करें, ये तो हाइपोथायरोडिज्म था और ये हाइपर थायरोडिज्म है। तो हाइपर थायरोडिज्म में क्या होता है, इसमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे इसको हम एक डिजीज के नाम से जानते हैं, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर, या इसको हम ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव डिजीज, या इसको हम बेसडो डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो कई इस रोग के कई नेम हैं, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव डिजीज, या इसको हम बेसडो डिजीज, या इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कोई व्यक्ति अगर इससे प्रभावी है हाइपरथायरॉयडिज्म से, तो उसमें क्या होता है, ग्रेव डिजीज हो जाता है, मतलब कि उसका जो आई बाल होता है उसका अधिकतर पार्ट जो है बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है, यानी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आई बाल जो है बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई पड़ता है, ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। तो ये था थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसमें आपने स्ट्रक्चर, फंक्शन और हार्मोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ग्वाइटर वगैरह जो है इस हार्मोन्स की कमी के कारण ही होता है, घेगा नामक बीमारी, जिसमें ये जो गला का जो व्यास होता है काफी बढ़ जाता है।